हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के 2021-22 में आने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम ABCDEF जितने भी सेट हैं उसमें आने वाले 2, 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ पे हम सरल करेंगे, हल करेंगे, उनको उत्तर देखेंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये सभी सेट में यही प्रश्न आने वाले हैं। इस प्रकार का कुछ प्रश्न पत्र होगा आपका, और ये हम आपको बता रहे हैं कि इसके जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। 2, 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं आप कि द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए, या फिर इसमें आप और भी प्रश्नों को देख सकते हैं। समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम एवं संकेत लिखिए, और या फिर निम्नलिखित में सूत्र में F बराबर m1 का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये इसी प्रकार के प्रश्नों को हम देख रहे हैं यहाँ पे, इनके हल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 अंक के प्रश्न, 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाने हैं परीक्षा में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप इसको याद कर लें, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। और एक पदार्थ का उदाहरण इसमें देना है जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो किसी पदार्थ को अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अथवा तथा वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके प्रश्न पत्र में जरूर परीक्षा में आएगा। जब वायुमंडलीय दाब 1 atm हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, महत्वपूर्ण है। तो ये है प्रश्न आपका, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर विलेय पदार्थ फिल्टर पत्र पर अलग अलग सतह पर अपने रंग की छाप छोड़ते हैं, इस प्रकार उन्हें अलग किया जा सकता है। यह विधि उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में प्रयोग की जाती है जो एक ही प्रकार के विलायक के घुले होते हैं। इस विधि के द्वारा रंगों को मुख्यतः पृथक किया जाता है, इसलिए इसे क्रोमेटोग्राफी हम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, तो ये इसको आप याद कर लें। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम पदार्थों उत्पादों से उनके अनेक जो घटकों हैं का पृथक्करण इस विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टलीय विधि के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है। तो क्रिस्टलीय विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को उसके विलयन से पृथक किया जाता है। और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने में फिटकरी को पृथक करने में। तो इस प्रकार से ये थे इसके उपयोग। अब चलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम यहाँ पे देख रहे हैं कि धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। तो ये धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, और ये चमकीली नहीं होती हैं। ये चांदी की तरह सफ़ेद हैं और ये इसके विभिन्न रंगों की होती हैं। अब यहाँ पे और भी अंतर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं या इसमें ये ताप व विद्युत की सुचालक होती है और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं तन्य होती हैं, इनमें से आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं, और ये तन्य नहीं होती हैं। ये आघातवर्धनी होती हैं, ये आघातवर्धनी नहीं होती। इनके उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, सोडियम इत्यादि हैं, और इनके उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि हैं। तो ये थे इनमें अंतर। अब चलिए इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के 2 गुण लिखना है हमें। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण आपको लिखना है। सबसे पहला ये हो सकता है कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वह परिवर्तन जिसके पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक गुण परिवर्तन कहते हैं, और इसके रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांच का टूटना इसका उदाहरण हो सकता है। महत्वपूर्ण बच्चों, पानी का जमना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, रूप, आकार तथा परिमाप में ही परिवर्तन होता है, इसके कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद आप रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत देख रहे हैं बच्चों, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, और यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है आपको। तो तत्व एवं यौगिक में अंतर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। तो पहला अंतर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तत्व का निर्माण एक प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है और यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर होता है। तत्वों की संख्या लगभग 112 होती है और यह संख्या बहुत अधिक होती है। तत्व के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण परमाणु के कारण होते हैं, और यहाँ पे यौगिकों के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण अणु के कारण होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखना है आपको। तो इसे भी आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर आपको जरूर परीक्षा में आते हैं, विज्ञान में हमेशा याद रखिए अंतर अधिक पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 अंतर आपके प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख रहे हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यहाँ यौगिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसके उपस्थित घटकों के गुणधर्म दर्शाता है, और ये
इसके गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं और घटकों का भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और यहाँ केवल रासायनिक व विद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये थे इसमें अंतर। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल परीक्षा में आपका आना ही है। तो एक मिश्र धातु का आपको नाम लिखना है, मिश्र धातु किसे कहते हैं ये भी बताना है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से मिश्र धातुएं बनती हैं। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता, किंतु इन्हें फिर भी मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुण दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिश्र धातु में उदाहरण पीतल, जिंक 30% इसमें मिश्र धातु है और कॉपर में 70% लगभग मिश्रण है। तो ये थे मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातु का नाम। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण आपको देना है, तो ये आप याद कर लें, ये आपके विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन आप देख रहे हैं जल का उबलकर वाष्प बनना और पेड़ों का काटना। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लोहे की वस्तुओं का जंग लगना या लकड़ी या कागज का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। अब आइए 2 अंक के प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आना ही है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, इसलिए तरह से परमाणु उदासीन रहता है। इसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन सी 2 कमियां हैं वो बताना है आपको। तो ये कमियों को याद कर लें आप। यह मॉडल परमाणु के स्थायी की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है और यह मॉडल तत्वों के लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह है बोर-बरी स्कीम क्या है। इसे आप याद कर लें। इसे नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n⁴ से दर्शाया जाता है, जहां n संख्या कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। तो ये थे आपके 2 अंक वाले प्रश्न। ये और भी प्रश्न हैं यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इनके उत्तर आप याद कर लें। समय स्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 2021 में भी ये परीक्षा में आया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके की परमाणु संख्या समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहला है यहाँ प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये इसके सूत्र देख सकते हैं आप, टाइट्रियम, इस सभी के सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, किंतु यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3 लिखा है। तो ये द्रव्यमान संख्या आपको ऊपर की ओर दिखाई देती है, ये द्रव्यमान संख्या ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे परमाणु संख्या जो है वो सभी की एक एक दिखाई दे रही है आपको। तो ये थे आपके समस्थानिक। संभारिक क्या होते हैं ये बताना है आपको। संभारिक की यहाँ पे आपको डेफिनेशन बतानी है, संभारिक किसे कहते हैं। और अलग अलग परमाणु संख्या वाले जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। तो इस तरीके से ये उदाहरण हो गए। अब यहाँ पे अगले प्रश्न देख रहे हैं, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। इनको याद कर लें आप, आपको अंतर जरूर पूछा जाएगा, तो इन्हें आप जरूर याद कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे रेखित अरेखित हृदय पेशियों में उनके कार्य के आधार पर अंतर। तो कैसा हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखित और अरेखित पेशी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हृदय पेशी, इनमें इनके कार्य के आधार पर अंतर दिए गए हैं, तो इनको आप याद कर लें। इसके बाद यहाँ पे आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपकी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाने को आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये नामांकित चित्र जरूर बनाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक, इसका एक उदाहरण लिखना है आपको, तो ये ऊतक की परिभाषा आपको याद कर लेना है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि औसत चाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2021 के प्रश्न पत्र में पिछले वर्ष परीक्षा नहीं हुई, किंतु ये प्रश्न पत्र में जरूर था। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है। और एक समान गति से आप क्या समझते हैं, कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे हम एक समान गति कहते हैं। इसके बाद असमान गति की भी परिभाषा है बच्चों, ये भी पूछी जा चुकी है पिछले वर्ष, और ये इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से असमान गति की, कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण हो सकते हैं, ढलान में लुढ़कती हुई गेंद, आसमान में पतंग की गति और ऊबड़ खाबड़ रोड पर साइकिल की गति। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे 2021 में जो पूछा गया है वह है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक बताइए। तो किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, इसे हम स्मॉल a से दर्शाते हैं। और इसके बाद जो अगले प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अभ्यास में जरूर लेकर आएँ। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, ये जरूर आएगा परीक्षा में, चाल व वेग में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। चाल एक अदिश राशि और वेग एक सदिश राशि। तो बच्चों ये था चाल एवं वेग में अंतर। 2 अंक के प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप जरूर याद करें। इसके दूरी की परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा, यहाँ अदिश और सदिश राशि
ये अंतर जरूर आपको लिखना है, क्योंकि आप दो अंतर लिखते हैं तो अदिश और सदिश जरूर बताएं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और यहाँ विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। ये प्रश्न आप याद कर लें, क्योंकि इस अध्याय से ये प्रश्न भी आना है। यहाँ पे आप दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच को दूरी के वर्ग के वर्गानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। तो यहाँ पे आप सूत्र देख सकते हैं। और यहाँ पृथ्वी चंद्रमा एवं गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता है। इसका भी आपको कारण बताना है। तो यहाँ पे ए बराबर एफ बटा एम या त्वरण का जो सूत्र है हमें लिखना है, और ये इस तरीके से यहाँ पे इसका कारण दिया गया है, इसको याद कर लें आप। गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, ये जरूर आएगा बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जरूर आएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को हम सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर ले। यहाँ पे एक सिद्ध करने वाले F बराबर जी m1 m2 बटे t की घात r की घात 2, इस सूत्र की व्युत्पत्ति वाला सवाल जरूर आएगा, आप इसको याद कर लें। और ये सब प्रश्न जो है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी का आधा कर दिया जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को किस प्रकार बदलेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकते हैं। आप किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है ये बताएंगे। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनके आंसर लिख लें। और इसके बाद उत्प्लावकता से क्या समझते हैं। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल तथा यह घटना उत्प्लावकता कहलाती है। यहाँ पे आप इसका ध्यान रखें। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसी पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, डूबती है। ये भी इसका भी आंसर आपको लिखा है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावक बल पे आधारित है, ये आपको अभी बताया था। तो इसको आप याद कर लें कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इसमें आपको आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पानी द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाया गया तरल के भार के बराबर होता है। तो ये प्रश्न आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे ये चांदी की अपेक्षित घनत्व इतना है, तो पानी का घनत्व दिया गया है, ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व कितना होगा, इसका आप अभ्यास कर लें। ये प्रश्न जरूर आएंगे। यहाँ पे एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg और इसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा, भार कितना होगा, इसको आप अभ्यास कर लें। इस तरीके से इसका हल आपको मिल जाएगा सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पे 2 अंक की प्रश्नों में ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, या संपीड़न और विरलन क्या है, इनको आप याद कर लें, क्योंकि इनकी परिभाषाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो ये संपीड़न और विरलन की घटना को दर्शा रहा है। अब इसके बाद ये प्रश्न आपको 2 अंक में पूछा सकता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज से 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। तो यहाँ पे आपको इसका हल दिया गया है। 1 मिनट में 60 सेकंड में कंपन की संख्या है, 100 का गुणा 60 में करना है, 6000 बार कंपन करेगी। बड़ा आसान प्रश्न है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ अगला प्रश्न है, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि कैसे कार्य करती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पराध्वनि, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने में वाले मार्जिन विलयन में रखते हैं और विलयन में पराध्वनि तरंग भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल चिकनाई अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इसके बाद बच्चों 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्नों की। अभी आप देख रहे थे 2 अंक वाले, तो 3 अंक वाले प्रश्नों में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करते हैं, या फिर आप इसका निष्कर्ष की बात करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोरबरी स्कीम को उदाहरण सहित समझाने वाली बात करते हैं। इसको आप याद कर लें। इसके बाद इसके अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आ रहे हैं हम, ये जो अंडरलाइन किए हुए प्रश्न है वो बता रहे हैं हम, समस्थानिक और संभारिक में तत्वों में अंतर लिखिए। तो ये भी 3 अंक में परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको अभी हमने समस्थानिक की परिभाषा और उसमें उदाहरण आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम के बताए थे। इसके सूत्र भी आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे संभारिक तत्व की बात हो रही है और यहाँ पे समस्थानिकों के 3 प्रयोग अनुप्रयोग लिखना है आपको। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो गया बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 3 अंक में आप देख सकते हैं 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो 3 कोशिका अंग केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसको याद कर लें। इसके बाद ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, या समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसको भी आप याद कर लें। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है बच्चों पिछले साल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये आपके प्रश्न पत्र में तो छप गया। पूरे के पूरे जितने भी सेट हैं उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा। आप लिख के रख ले 100% ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा ही जाना है। तो इसको याद कर लें अच्छे से। आप ये इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर आप देख लें कि क्यों कहा जाता है, बिजली घर क्यों कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखना है, इसको आप देख लें। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 3 अंक वाले प्रश्नों में फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय। तो फसलों की किस्मों में सुधार,
फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल द्वारा सुधार द्वारा प्रबंधन। इसके बाद फसल की किस्मों में सुधार है तो 3 कारकों की बात कर रहे हैं, तो उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में और जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। इसमें कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग। तो ये कंपोस्ट आप देख सकते हैं कि जो कृषि में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे पशुधन का मलमूत्र या फिर गोबर आदि, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को हम गड्ढों में विघटित करते हैं और कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक अधिक बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फसल सुरक्षा प्रबंधन के 3 उपाय लिखना आपको, कैसे हम फसलों की सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद दुग्ध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आप बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 4 अंक के प्रश्नों की, तो 3 अंक वाले भी हो गए। अब ये 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये देख सकते हैं आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसका उदाहरण। इसके बाद ये चलिए अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम हो गया। और इसी का अगला प्रश्न है डाल्टन परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। सभी प्रश्न आपको प्रश्न बैंक से ही पूछे जाने हैं बच्चों। ये इस तरीके से ये 4 अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित के सूत्र लिखना आपको, सोडियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम डाइऑक्साइड का जैसा कि सूत्र दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं Na2O, और इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये दिख रहा है Al2O3 थ्राइस। इसके बाद सोडियम सल्फाइड Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 ये ध्यान रखना आपको इस प्रकार से। इसके बाद 4 अंक की प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि ये आपका जगत मोनेरा या प्रोटिस्टा के 4 लक्षण लिखना है। तो ये जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा के लक्षण, कवक जगत के 4 लक्षण, आपको इसको याद कर लेना है बच्चों, इस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, तो ये आप याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ग मत्स्य एवं जल स्थलचर के 2 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे आपको लक्षण याद कर लेना है। अब आइए यहाँ पे अगले 4 अंक वाले प्रश्न, न्यूटन की गति संबंधी नियम आप देख रहे हैं यहाँ, F = ma की उत्पत्ति करना है, ये आप इसकी उत्पत्ति करेंगे। इसके बाद इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, इसका आंसर आपको देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है, इसको आप याद कर लें, ये इसका आंसर है। इसका सोनार की कार्यविधि का उपयोग का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सभी प्रश्न पत्र में छप चुका है ABCDEF सेट में, और ये इसको आप याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपका आना ही है। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, ये आपको बताना है, इसकी कार्यविधि ये इस तरीके से लिखना है। 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपका न्यूमेरिकल्स वाला प्रश्न है, 4 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक पनडुब्बी या वाला प्रश्न है जो कि सोनार युक्त संकेत भेजती है, इसमें 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है, और यदि पनडुब्बी की वास्तविक दूरी 3625 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि की चाल की गणना करना है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसी के अंतर्गत और भी प्रश्न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पादप व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, तो ये आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र प्रति वर्ष पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लें अच्छे से। इसके बाद बच्चों इसका अगला प्रश्न है यहाँ पे पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको याद कर लें आप, 4 अंक में ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र की व्युत्पत्ति, तो ये आपकी सूत्र की व्युत्पत्ति देख सकते हैं और इस सार्वत्रिक नियम आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसलिए सूत्र की व्युत्पत्ति, स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी संबंध इसको हम कहते हैं। तो इसमें गुरुत्वीय बल का जो सूत्र है वो लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, F = mg, और यहाँ पे अपने जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको F = g mm/d², दोनों की तुलना कर लेते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका दोनों पक्ष बराबर हो गए, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल कर देंगे तो g = gm/t² बचेगा, जिसको हम d के स्थान पे r² लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण और इसके सूत्र की व्युत्पत्ति हो जाएगी। अब ये तो थे आपके 2, 3 एवं 4 अंकीय प्रश्न, यही परीक्षा में आपको पूछे जाने हैं बच्चों। आप इस प्रकार के G9 कंटेंट को देखने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए G9 कंटेंट अवेलेबल कराते रहते हैं इस चैनल पे, और भविष्य में भी आपको ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि बहुत अच्छे से आप अभ्यास करेंगे 2, 3 एवं 4 अंक के प्रश्नों का। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी तक बहुत से छात्रों ने वीडियो देख जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको G9 कंटेंट आपको समय समय पर हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो मिलते हैं वीडियो में बच्चों, जय हिंद, जय भारत।